नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय, कौन सा विषय है? हिंदी विषय पढ़ाने वाला हूं। हिंदी विषय का प्रश्न बैंक, किसका प्रश्न बैंक? हिंदी विषय का प्रश्न बैंक पूरा तैयार करवाऊंगा। हिंदी विषय का प्रश्न बैंक आप लोग को पूरा का पूरा तैयार करवाऊंगा। हिंदी विषय का पूरा प्रश्न बैंक यहाँ पर मैं आप लोग को तैयार करने वाला हूँ। सबसे पहले यहां पर देखिए प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कर लिखिए। तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों की पहचान करके लिखना है। ये हिंदी ब्रिज कोर्स का हिंदी विषय का जो प्रश्न बैंक है, कक्षा 9वीं का जो हिंदी विषय का जो प्रश्न बैंक है, उसका ये पहला वीडियो है। इसमें 2 अंक की प्रश्न यहाँ पर मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। 2 नंबर में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं वो आपको बताने वाला हूँ। इतना प्रश्न बैंक तैयार कर ही लेना, प्रश्न बैंक के पूरे वीडियो देख ही लेना, हिंदी में अच्छे नंबर बन जाएंगे। कम से कम 80% तो बन ही जाएगा आप लोग का। हिंदी में 100 में 80 नंबर मिल ही जाएंगे प्रश्न बैंक से तैयारी करने पर। प्रश्न बैंक से सबसे पहले हम प्रश्न बैंक रट लेंगे पूरा। 100 में से 100 नंबर का बिल्कुल प्रश्न बैंक आपका आने वाला है, वो मैं आपको पूरा तैयार करवाऊंगा। आप लोग को बस पूरा इसको देखते जाना है और लिखते भी जाना है, या फिर प्रश्न बैंक आपको लिख लिख करके याद करना है। इसको लिखते चलो, है ना, समझते भी चलो, लिखते भी चलो, कॉपी और पेन निकाल करके बैठो। प्रश्न क्रमांक 1 यहां पर क्या बोल रहा है देखिए, निम्नलिखित तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कर लिखिए। तत्सम शब्द किसको बोलते? जो हमारे शुद्ध हिंदी भाषा के शब्द होते हैं उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। और तद्भव शब्द किसको बोलते? जो हमारे देहाती भाषा के शब्द होते हैं उसको हम तद्भव शब्द बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला चंदा मामा क्या होगा? चंदा मामा हमारा तद्भव शब्द होगा। चंदा मामा हमारा क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। और चंदा को मैंने बोल दिया चंद्रमा। तत्सम, सम का मतलब होता है संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम चंद्रमा हो गया हमारा तत्सम शब्द, है ना। बाकी एग्जाम्पल में और आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि यहां पर क्या लिखा है आप देख सकते हो, यहां पर लिखा है हस्त मतलब संस्कृत का शब्द लग रहा है, इसलिए हस्त एक प्रकार का तत्सम शब्द है। मिट्टी हो जाएगा आपका तद्भव शब्द। और अगर मृदा बोलता है वो मृदा तो वो तत्सम शब्द होता। साग है ना, साग मतलब सब्जी साग, है ना, साग भी आपका तद्भव शब्द है। भित्ती जो है, भित्ती एक बिल्कुल संस्कृत से लिया हुआ अच्छा शब्द लग रहा है। भित्ती अपन बोलते हैं ना प्रोफेशनल, घर वाले बोलते हैं ना प्रोफेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, तो जो प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है उसी को हम बोलते हैं तत्सम शब्द। भित्ती भी तत्सम शब्द है। स्वप्न भी यहाँ पर तत्सम शब्द है। और अगर सपना बोलेंगे सपना तो सपना हो जाएगा तद्भव शब्द, है ना। मृतिका भी तत्सम शब्द है। शाक भी आपका तत्सम शब्द है। चंद्र भी आपका तत्सम शब्द है। और चंदा मामा बोलेंगे तो तद्भव शब्द हो जाएगा। श्रृंखला भी आपका तत्सम शब्द, श्रृंखला भी क्या है? तत्सम शब्द है। मिट्टी देहाती भाषा शब्द लग रहा है, मतलब तद्भव शब्द है। साग भी तद्भव। मोर भी आपका तद्भव है। और मृग बोलेंगे, मृग का मतलब भी मोर होता है और मोर का मतलब भी मोर ही होता है। मृग बोलेंगे तो तत्सम शब्द जाएगा और मोर बोलेंगे तो तद्भव शब्द जाएगा। भीत आपका तद्भव शब्द है। समुद्र भी तद्भव शब्द है। झरना भी तद्भव है। हाथ बोलेंगे तो तद्भव शब्द आएगा। और हस्त बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अगर हस्त बोलेंगे तो वो आपका तत्सम शब्द आएगा। कोयल बोलेंगे तो कोयल भी आपका तद्भव शब्द है। गौर भी आपका तद्भव शब्द है। गोरा मैं कितना गोरा हूं, देखो चिकना चेहरा है मेरा, है ना। गोरा भी आपका तद्भव शब्द है। अब तत्सम शब्द हस्ती एक प्रकार से अच्छा लग रहा है, बिल्कुल प्रोफेशनल शब्द, तो तत्सम शब्द। बिद भी तत्सम शब्द है। और अग्नि बोलेंगे तो तत्सम शब्द है। और आग बोलेंगे तो तद्भव शब्द है। मृग का मतलब होता है वही मोर। मृग बोलेंगे तो तत्सम शब्द है। मृग बोलेंगे तो कौन सा शब्द है आपका? तत्सम शब्द है। मृग बोलेंगे तो भी आपका क्या है? तत्सम शब्द है। आप देख सकते हो सपना बोलेंगे तो भैया तद्भव शब्द है। चांद तद्भव शब्द है। पात तद्भव शब्द है। मछली तद्भव शब्द है, देहाती भाषा शब्द है। कान बोलेंगे तो तद्भव शब्द है। और कर्ण बोलेंगे कर्ण का मतलब भी कान नहीं होता, लेकिन कर्ण बोलेंगे तो तत्सम शब्द में आता है। हिरण बोलेंगे तो आपका क्या जाएगा? तद्भव शब्द है हिरण। सूरज बोलेंगे तो तद्भव शब्द है। और सूर्य बोलेंगे तो तत्सम शब्द है। सूर्य साहित्यिक भाषा शब्द है ना, सूर्य बोलेंगे तो तत्सम शब्द है। और सूरज बोलेंगे तो तद्भव शब्द है। माता बोलेंगे तो तद्भव शब्द है। पिता भी तद्भव शब्द है। पूत बोलेंगे तो पूत भी आपका तद्भव शब्द है। पूत भी आपका क्या है? तद्भव शब्द बन करके आता है। पूत भी आपका यहाँ पर क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। पूत भी क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये बन करके आता है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या बन करके आता है,
अगला क्वेश्चन है भैया कि देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है पेड़ 2 नंबर में आ सकते हैं, 2 नंबर लायक प्रश्न है, पूरे 2 अंक वाले प्रश्न है आपके हिंदी के पेपर में। 2 अंक के जो प्रश्न आएंगे उसमें आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे हमको क्या क्या फायदा होता है। तो भैया बहुत सारे फायदे होते हैं। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देते हैं। रोड की हवा देखना कितनी धूल मिट्टी डस्ट आएगा खांस खांस के परेशान हो जाओगे बच्चों, खांस खांस के परेशान हो जाओगे। क्यों हो जाओगे खांस खांस के परेशान? क्योंकि भैया धूल धुआं रहता है। लेकिन पेड़ के नीचे जाके बैठोगे तो शुद्ध वायु मिलती है, पेवर ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन। इसलिए पेड़ पौधों से हमें शुद्ध हवा, फल मिलता है, जाम खाते, जाम आम इमली अंगूर सब खाने को मिलता है, फल मिलता है, फूल मिलता है और औषधि प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा, फल फूल और औषधि प्रदान करते हैं तथा ठंडी छाया, ठंडी ठंडी छाया, ठंडी छाया और परोपकार करने की सीख भी देते हैं। परोपकार का मतलब होता है पेड़ पौधे दूसरे पर उपकार करते हैं। पेड़ पौधे हमें परोपकार करने की सीख भी देते हैं। पेड़ पौधे हमें परोपकार करने की सीख भी देते हैं। इसके साथ साथ पेड़ पौधे जो होते हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। पेड़ पौधे से हमें हरियाली मिलती है। पेड़ पौधे से हमें कई प्रकार के होते फायदे होते हैं। आप मन से भी लिख सकते हो, 2 नंबर में आएगा, लेकिन सही लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3 यहां पर बोल रहा है, पूरे लिखना है, इसको लिखो, कॉपी में लिखते चलो, खाली सुनने से कुछ नहीं होने वाला, आप लोग को लिखते भी चलना है। प्रश्न क्रमांक 3 यहां पर क्या बोल रहा है, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, विस्तार पूर्वक लिखिए। हमारा जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण का मतलब जो होता है हमारे आसपास का जो पर्यावरण होता है, अगर सोच के देखो दोस्तों, हमारे आसपास का वातावरण अगर शुद्ध रहेगा तो भैया हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। और तुम घर से बाहर निकले देखो भैया नाली का पूरा कचरा पड़ा है, तुम्हें घर के बाजू में गटर का ढक्कन खुला है बिल्कुल, तो भैया तुम जब इस प्रकार से बिल्कुल बस्साई वाले एरिया में रहोगे और इस प्रकार जहां देखो वहां कचरा रहेगा तो तुम बीमार पड़ जाओगे और तुम्हारी उम्र घट जाएगी। लेकिन भाई अगर हमारे आसपास का पर्यावरण स्वच्छ रहे, हमारे आसपास का पर्यावरण कैसा रहे, साफ रहे, हम लोग बिल्कुल शुद्ध हवा में रहे हमारे, था ना, तो भैया मच्छर नहीं पनपेंगे, कुछ नहीं होगा, हम अच्छे से रहेंगे, है ना। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, विस्तार पूर्वक लिखो। पहला, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए निम्न कदम उठाए जाने चाहिए। पहला, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ पौधों को काटना टोटल बंद कर दो भैया। पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमारे बहुत काम के होते हैं। मैंने जंगल वाला वीडियो बनाया था, डगडोलना वाला वीडियो, आप लोग देखे भी होंगे, है ना। पेड़ पौधे को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, लगे हुए पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए, नए वाले वृक्ष लगाए जाना चाहिए, सभी को पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए संदेश देना चाहिए। और भी लिख सकते हो, पानी की बचत करना चाहिए, जल को फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे घर के आसपास साफ सफाई रखना चाहिए, पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करना चाहिए, पन्नी का कम से कम उपयोग करना चाहिए। और भी लिख सकते हो, जो कुएं होते हैं, कुएं और नदी में पानी नहीं नलाना चाहिए, और जानवर भैंस वगैरह को भी नहीं नलाना चाहिए। हेडपंप के आसपास, है ना, अच्छे से बिल्कुल लिख दो, है ना, नाली की साफ सफाई करवाना चाहिए। इसके साथ साथ आसपास पूरा कूड़ा कचरा बिल्कुल लाल, गीला कचरा हरे डब्बे में, और सूखा कचरा कौन से डब्बे में, हाँ वो जो डब्बा होता है वो डब्बे में डालना। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। सुबह सुबह कचरा की जो गाड़ी आती है तो भैया गीला कचरा हरे डब्बे में डालो और सूखा कचरा पीला, जो भी डब्बा होता है वो डब्बे में डालना चाहिए, है ना। और इसके साथ साथ कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। बहुत सारे क्या क्या नहीं लिख सकते हो रे, पूरे लिख डालना एक तरफ से, बिल्कुल अच्छे नंबर मिल जाएंगे तुमको झंझन आगे, ऐसा रहता है। अगला चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन यहां पर क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। संधि मैंने पढ़ा चुका हूं, संधि का वीडियो में कल डाल दूंगा आप सभी बच्चों के लिए। संधि पूरी पढ़ा चुका हूं, आप लोग को संधि पूरी पढ़ना पड़ेगा, है ना। संधि तथा धन एव, तथा धन एव बराबर क्या होता है, तथा, यहां पर आप देख सकते हो तथा धन एव बराबर होता है तथेव, तथा धन एव बराबर होता है तथेव, तथेव। और इसमें कौन सी संधि होती, वृद्धि स्वर संधि होती, कौन सी होती है, वृद्धि स्वर संधि होती, वृद्धि स्वर संधि। पौ धन अक बराबर होता है, औ और आ के मिलने से बनता है आ, है ना। पौ धन अक बराबर हो जाएगा पावक, पौ धन अक बराबर क्या हो जाता है, पावक हो जाता है। सु धन आगत बराबर क्या हो जाता है, स्वागत हो जाता है। सु धन आगत बराबर हो जाता है स्वागत, स्वागत हो जाता है ना। ये सब दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। सु धन आगत बराबर हो जाता है स्वागत। सुर धन ईस, सु का हो जाएगा यहाँ पर आपका सु
और रा का हो जाएगा यहाँ पर री, और आ और ई के मिलने से बन जाती है एक ही मात्रा, और शा का हो जाएगा शाह। सुरेश, सूर्धन इस बराबर हो जाएगा सुरेश। देवधन आलय, देव का हो जाएगा आपका देव, और वा का हो जाएगा वाह, आ की मात्रा लग जाएगी आ की मात्रा, लय का हो जाएगा लय। देवधन आलय बराबर हो जाएगा देवालय। ये संधि होती, संधि का एक वीडियो लेक्चर लेकर के आऊंगा, उसमें आप लोग को मैं पूरी की पूरी संधि, एक तरफ से पूरी की पूरी संधि, एक तरफ से पूरी की पूरी संधि पढ़ा दूंगा, चिंता नहीं करना बेटा। ये अच्छे आपको याद करना पड़ेगा। इसके अगले यहाँ पर देखो प्रश्न क्रमांक 5 क्या बोल रहा है। प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर हमको ये बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करो। सरलार्थ, सरलार्थ का संधि विच्छेद करना है। सरलार्थ ये हो जाएगा सरल धन अर्थ बराबर होता है सरलार्थ। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, और इस तरफ भी आपका छोटा आ हो या कौन सा आ हो, बड़ा आ हो, आ और आ के मिलने से आपका बड़ा आ बनता है। ये होती है आपकी दीर्घ स्वर संधि। सरल में हो गया आ, और ये हो गया अर्थ में हो गया आ और आ के मिलने से बन गया आ की मात्रा। सरलार्थ, सरल धन अर्थ बराबर हो जाएगा आपका सरलार्थ। क्या बोला मैंने, सरल धन अर्थ बराबर क्या हो जाएगा आपका सरलार्थ हो जाएगा। देवधन ऋषि बराबर हो जाएगा देवर्षि, देवधन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा देवर्षि हो जाएगा। नारी धन ईश्वर बराबर हो जाएगा नारीश्वर, नारी धन ईश्वर बराबर हो जाएगा नारीश्वर। निर्धन, निहि धन धन बराबर हो जाएगा निर्धन, निहि ये विसर्ग संधि, निहि धन धन बराबर हो जाएगा निर्धन। यद्यपि, यदि धन अपि, यदि धन अपि बराबर हो जाएगा यद्यपि, यदि धन अपि बराबर हो जाएगा यद्यपि, यहां पर आपको हो जाएगा यदि धन अपि बराबर हो जाएगा यद्यपि, आप लोग का यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बच्चों, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लीजिए। तेरे नाम की जोत ने हर लिया सारा तमस मेरा, नमो नमो श्री शंकरा आदि देव शंकरा, हे शिवाय शंभु भोलेनाथ। रे महादेवा तेरा डमरू डम डम, हरी डम डम बज तो जायो रे हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे देखो, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार छाटिए। अलंकार, अलंकार, अलंकार किसको बोलते हैं बच्चों, जिस प्रकार एक नारी होती है और नारी, नारी को जब हम आभूषण पहना देते हैं तो आभूषण पहनने के बाद नारी की सुंदरता बढ़ जाती है और वो हीरोइन बन जाती है ना। तो उसी प्रकार ये परिभाषा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, फालतू बात नहीं कर रहा हूं, सही में किताब में लिखी परिभाषा। जिस प्रकार आभूषणों से नारी की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से कविता की शोभा बढ़ जाती है। जैसे आभूषण, जिस आभूषण नारी की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं, उसी प्रकार जो अलंकार होते हैं वो कविता की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। कविता, काव्य या कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। बच्चों किसको क्या कहते हैं, काव्य या कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। पहला यहां पर लिखे, कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी। कूके में भी का आया, कोयले में भी का आया, कदम्बन में भी का आया। तो जहां पर का जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जहां पर किसी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, यह भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। चंदा चमके चमचम चाटे जो चीनी चोर, चीटी चाटे चीनी 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 चोर, ये जो है इसमें भी चाचा चाचा बार बार आया है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद यहां पर आप लोग और देख सकते हो कौन कौन सी बता रहा हूं मैं आप लोग को। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चाचा 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 बार बार आया है। यहां पर भी कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार होता है। अगली यहां पर मैं बात करूंगा आप लोग की, देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलो ना ले हो, ओ मैया में तो चंद्र खिलो ना। भगवान रामचंद्र जी, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान रामचंद्र जी जब छोटे से थे तो मम्मी को बोले, मैया मुझे तो खिलौना चाहिए। आजकल के बच्चे लोग खिलौना में क्या मांगते हैं, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए तो किंडर चाहिए। नहीं, भगवान राम ने मांगे थे कि मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, कि मैया मुझे चंदा चाहिए, मैं चंदा के साथ खेलूंगा, मुझे खिलौना काहे का चाहिए,
चंदा का खिलौना चाहिए। तो यहां पर खिलौना की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। राधा मुख चंद्र सो सुंदर, राधा जी का चेहरा, राधा मुख चंद्र सो सुंदर, राधा जी का चेहरा चंद्रमा के समान सुंदर है। राधा जी का जो चेहरा है ना, राधा जी का चेहरा जो है ना, वो चंद्रमा के समान क्या है? सुंदर है। राधा मुख चंद्र सो सुंदर, राधा मुख मतलब राधा जी का चेहरा चंद्रमा के समान सुंदर है, मतलब राधा जी के चेहरे की तुलना चंद्रमा से की गई है। तो जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहां पर रूपक अलंकार होता है मेरा बेटा। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। यहां पर बोला जा रहा है मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, यहां पर खिलौना की तुलना चंद्रमा से की गई है, तो यहां पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगला, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर, पीपर पात यानी पत्ता, पीपल के पत्ता ने हमारा मन को डोला दिया। पीपर पात सरिस मन डोला, जहां पर सरिस आता है, सेह आता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। कौन सा होता है? उपमा। अब यमक अलंकार, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। उर्वशी और उर्वशी जहां पर एक ही शब्द बार बार आते हैं, एक ही शब्द दो बार आते हैं, यमक का अर्थ होता है दो, यमक का अर्थ होता है दो। जहां पर एक ही शब्द दो बार आते, कनक कनक ते सोगुनी मादकता दिखाए, या पाए बोरात नर बा खाए बोराए। कनक कनक ते सोगुनी, कनक एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक सोना, सोना एक कनक का थोड़ी चांदी है ना, एक कनक सोना नहीं यार गरीब आदमी में है ना, एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। यमक अलंकार का उदाहरण पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा लिखवाऊंगा एक तरफ से। कनक कनक था ना, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। उर्वशी, यहां पर एक उर्वशी ये आया और दूसरा उर्वशी यहां पर जे आया। जब एक ही शब्द दो बार आते हैं और हर बार इनका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। पूरी परिभाषा यहां पर मैं समझाऊंगा अच्छे से बारीकी से, है ना कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है भैया। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर क्या बोल रहा है? देखो प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न 7 बोल रहा है दो दो पर्यायवाची लिखो। पर्यायवाची का मतलब होता है एक जैसे अर्थ निकालने वाले शब्द, जैसे कि हरि, हरि का हरि, हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण हरि। हरि का मतलब होता है भगवान, हरि का पर्यायवाची हो गया, पहले हो जाएगा ईश्वर, दूसरा भगवान। भूमि, भूमि, भूमि जमीन को बोलते हैं, भूमि को वसुधा भी बोलते हैं, वसुधा धरती भी बोलते हैं और धरा भी बोलते हैं। अगला माँ, माँ को बोलते हैं माता भी बोलते हैं और जननी भी बोलते हैं, जिसने हमको जन्म दी है। अगला होता है भाई, भाई को भ्राता भी बोलते और तात भी बोलते। हे तात, मतलब कि तुमको मैं भाई बोल रहा हूं बेटा। तात का मतलब क्या होता है? भाई होता है। अरे तात का मतलब क्या होता है? भाई होता है। तात का मतलब होता है भाई और भ्राता का मतलब भी होता है भाई। तन, तन, तन के तंबूरे में तू, तन, तन का मतलब होता है शरीर या फिर काया, काया भी बोलते हैं और शरीर भी बोलते हैं और बॉडी भी बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं मगर। धन, धन का मतलब होता है पैसा, धन, इसको माया भी बोलते हैं और अर्थ भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? धन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? धन को बोलते हैं। अगला यहां पर 8वां नंबर क्या बोल रहा है? देखिए 8वां नंबर का प्रश्न यहां पर क्या बोल रहा है, आप देख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 8 यहां पर बोल रहा है इन्हें शुद्ध कीजिए एवं वाक्यों में प्रयोग की। प्रस्ताव, गलत लिखा है, प्रस्ताव ऐसे नहीं लिखते बल्कि प्रस्ताव ऐसे लिखते हैं। प्रस्ताव, प्रस्ताव का वाक्य में प्रयोग। हमने है ना, मैं अपना लिखूं, अमन ने, है ना, नहीं प्रस्ताव नहीं, किसका किसका वाक्य बना है, कुछ भी वाक्य बना सकते हो। मैंने विवाह का प्रस्ताव दिया, मैंने उसे विवाह का प्रस्ताव मतलब शादी करने का प्रस्ताव दिया, है ना। मैंने और उसने मना कर दिया, है ना। मैंने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया, विवाह का प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव दिया, विवाह का प्रस्ताव दिया, ये हो गया, है ना। प्रस्ताव कुछ भी बना सकते हो। मैंने उसे खेलने का प्रस्ताव दिया। जे घृणा ऐसे नहीं लिखते गंवारो, घृणा ऐसे लिखते, घृणा, घृणा, घृणा का मतलब था छी, घृणा, किसी से हमको घृणा हो जाती है ना, घृणा, है ना। मुझे तो आजकल
मुझे तो आजकल रोहन से घृणा होती है। मुझे रोहन से घृणा होती है। यहाँ पर लिख सकते हो राम, मुझे यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो ना। सोहन को रोहन से घृणा होती है। ये कहाँ को नेट प्रोटेक्टर आ गया है ना। सोहन, घृणा, घृणा का मतलब होता है घृणा, छी बोलते हैं घृणा, उसको हम घृणा बोलते हैं, घृणा। रोहन को सोहन से घृणा होती है। वाक्य वाक्य कुछ भी वाक्य बना सकते हो, कुछ भी। रोहन को, किसको? रोहन को सोहन से, रोहन को सोहन से, रोहन को सोहन से क्या होती है? घृणा होती है, घृणा होती है। रोहन को सोहन से घृणा होती है। ये बन गया यहाँ पर आप लोग का वाक्य। रोहन को सोहन से क्या होती है? घृणा होती है। अगला शीर्षक ऐसे लिखते हैं, शीर्षक, शीर्षक ऐसे लिखते हैं, शीर्षक है ना। कविता का शीर्षक हाथी है, कुछ भी लिख दो। कविता का शीर्षक हाथी है। कविता का शीर्षक, शीर्षक, शीर्षक क्या है? हाथी है, हाथी है। अगला होता है सम्राट। सम्राट ऐसे लिखते, सम्राट ऐसे, सम्राट राजा। मेरा नाम अमन साहू। एक दिन अमन साहू भारत देश का सम्राट रहेगा। बनाओ वाक्य, क्या रखा है? अमन साहू भारत का सम्राट है। अमन साहू, अमन साहू भारत का सम्राट है। भारत का क्या है? भारत का सम्राट बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, भारत का सम्राट बनेगा। मेरा सपना है दोस्तों, मुझे भारत देश का प्रधानमंत्री बनना है। मेरे को वोट दोगे कि नहीं दोगे? दोगे ना? हाँ, अमन साहू भारत का सम्राट बनेगा, भारत देश का सम्राट बनेगा अमन साहू, और देश से पूरी गरीबी मिटाएगा, नहीं कि नहीं? और पूरे जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उन सबको जेल पहुंचाएगा। ऐसा इसको तुमको बनाना है, ठीक? अगला अगला देखो, अगला यहां पर क्या बोल रहा है देखो। अपने स्वादानुसार पसंदीदा भोज्य पदार्थ को 3 भागों में बांटो। मीठा, मीठा क्या क्या लगता है? नमकीन क्या लगता है? खट्टा। गुलाब जामुन मीठी लगती है। हलवा मीठा मीठा लगता है। रसमलाई भी मीठी मीठी लगती है। बर्फी भी मीठी मीठी लगती है। और जलेबी, जैसी जीव लपलपाई, जलेबी भी मीठी मीठी लगती है। और क्या लगता है मीठा? रबड़ी, रबड़ी, रबड़ी भी मीठी मीठी लगती है। नमकीन, सेव, सेव होता है ना खारा नमकीन। चूड़ा भी नमकीन लगता है। नमकीन पूरी भी नमकीन लगती है। मठरी नमकीन लगता है। खट्टा, सांभर खट्टा लगता है। इमली की चटनी, इमली का गुटका भी खट्टा लगता है। केरी मतलब आम का अचार भी खट्टा खट्टा लगता है। रायता भी खट्टा खट्टा लगता है। दही भी खट्टा लगता है। इसको भर लो बच्चों, भर लो, मजा आ जाएगा भरने में। अगला पढ़ेंगे यहाँ पर आप। अब 3 अंकीय प्रश्न जो है बच्चों वो अगले वीडियो में लाऊंगा, है ना कि नहीं? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई कीजिए, ठीक? और देखिए बच्चों, आप लोग के लिए वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत और पैसा दोनों खर्च करना पड़ता है। तो आप लोग से एक हाथ जोड़ की विनती है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो। आप लोग के एक वीडियो शेयर करने से मुझे मुझे बता रहा हूँ, अगर मुझे पर वीडियो पर अगर 1000 व्यूज भी आने लगे ना, मैं आपके लिए पूरे वीडियो लेकर के आऊंगा, डेली लेकर के आऊंगा। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 1000 व्यूज चाहिए हर वीडियो पर, और कम से कम 200 लाइक चाहिए, और कमेंट चाहिए। कमेंट तो आपको हर वीडियो में करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हर वीडियो को शेयर करना है। 5-5 लोगों को शेयर करो, 5 ग्रुप में शेयर करो वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।